देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सबसे पहले बात देहरादून की करते हैं। देहरादून के STPI बिल्डिंग IT पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हेल्पलाइन नंबर 14567 का शुभारंभ किया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उत्तराखंड सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के अनुरूप ये हेल्पलाइन बुजुर्गों की समस्याओं के निदान में सहायक होगी। साथ ही कहा कि बुजुर्गों की सहायता के लिए सभी को आगे आना चाहिए। इसके लिए जन जागरूकता बहुत जरूरी है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव ललित नारायण मिश्र ने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पतंजलि योगपीठ के सहयोग से हरिद्वार के हर घर में गिलोय, तुलसी और एलोवेरा के पौधों को पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण और ललित नारायण मिश्र ने 20 सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को पौधे बांटे। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने HRDA सचिव के इस अभियान की प्रशंसा की और कहा कि इस अभियान से निश्चित रूप से हरिद्वार हरित द्वार बनेगा। साथ ही कहा कि 20 समाज सेवी संगठनों के सहयोग से उन्होंने आयुर प्लांट अभियान की शुरुआत की है। अन्य संगठनों से भी अपील करते हुए वे इस अभियान से जुड़े और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधों का वितरण करें। आयुर प्लांट योजना हरिद्वार विकास प्राधिकरण के माध्यम से और हरिद्वार विकास प्राधिकरण के हमारे कर्मठ सचिव मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम जिस तन्मयता के साथ लगी है और जिस तरह से हरिद्वार के विभिन्न हमारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इसमें सहभागिता की है, तो पतंजलि का एक विनम्र प्रयास था कि कुछ पौधे हम उपलब्ध करा सकें, वो हमने उपलब्ध कराया है। देखिए, शहरों में हम लोग अक्सर गमले का प्रयोग करते हैं और गमलों में कुछ पौधे उगाते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हर घर में कुछ औषधीय पौधे रहेंगे, जैसे एलोवेरा हो गया, गिलोय हो गया और तुलसी वगैरह हो गई, तो उसका लाभ भी हमें हमारे स्वास्थ्य पर मिलता रहेगा और हमारी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करेगा। इसीलिए आज हरिद्वार में HRDA के माध्यम से और जिसमें हमें पतंजलि का सहयोग। अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां पर सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बना लिए जाते हैं और उन फेक अकाउंट्स के माध्यम से या तो उगाही का काम किया जाता है, ठगी का कार्य किया जाता है या फिर अश्लील मैसेजेस भेजे जाते हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड में भी सामने आया, लेकिन ये मामला देखिए किसका फेक अकाउंट लोगों ने बनाने की कोशिश की। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक बाली के नाम से फेसबुक पर फेक अकाउंट बनाया गया और उस न सिर्फ वो अकाउंट बनाया गया बल्कि उसके माध्यम से अश्लील और भद्दी टिप्पणियां भी की गई। ये पूरा मामला प्रकाश में आया है। इसकी शिकायत दीपक बाली ने स्थानीय पुलिस से करते हुए जांच की मांग की है। दीपक बाली ने कहा है कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनकी ओर से क्षेत्र के घोटालों को उजागर करने के मामलों को कुछ लोग बौखला से गए हैं कि उन्होंने क्षेत्र के जो घोटाले हैं उनको उजागर कर दिया, क्षेत्र की हकीकत लोगों के सामने लाकर खड़ी कर दी है, जिसके चलते उनको बदनाम करने की अब ये साजिश सोशल मीडिया के माध्यम से रची जा रही है। इससे बचने को लेकर उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कहा कि जल्द फेक अकाउंट बनाने वाले लोगों का पर्दाफाश किया जाए, जिससे उनके विरोधियों के चेहरे उजागर हो सके। सबसे पहले मेरे संज्ञान में आया, मेरे समर्थकों द्वारा बताया गया कि मेरी एक फेसबुक ID बना दी गई है जिसमें कुछ पैसे वैसे मांगे जा रहे हैं, 10,000 15,000 शाम तक लौटा दूंगा, इस तरीके का। तो उसका संज्ञान लिया, लेकिन आज सुबह से बिल्कुल एक अलग तरीके की चीज़ शुरू हुई जो मेरे समर्थकों द्वारा जब मेरी नॉलेज में डाला गया कि कुछ फेसबुक ID जो है दिखाई जा रही हैं पूरे शहर भर। एक तरफ आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष से जुड़ा ये बेहद गंभीर मामला सामने आया, तो दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी जो कि उत्तराखंड में तीसरी पार्टी के रूप में उभरने की लगातार कोशिश कर रही है। एक तरफ उभरने की कोशिश तो दूसरी तरफ पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच ही गुटबाजी। ये गुटबाजी देखने को मिली ऋषिकेश में। संगठित होने से पहले ही आम आदमी पार्टी बिखरती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने ऋषिकेश में राज्य सरकार के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के कैंप कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मंडी तिराहे पर कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पहुंची। मौके पर पार्टी कार्यकर्ता विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय का घेराव करने को लेकर एक मत होकर दिखाई नहीं दिए।
दोनों के बीच में, यानी कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं मतभेद और आपसी सहमति देखने को नहीं मिली। जब किसी बात पर सहमति बनने की बात आई तो फिर कुछ कार्यकर्ता बहस करने लग गए और फिर ये कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से नाराज हो गए। आखिर में कार्यकर्ताओं ने मंडी तिराहे पर ही घड़ा फोड़कर राज्य सरकार के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं के दो गुटों में बंटने की बात को आप नेता बेबुनियाद बताते नजर आए। सूचना आई थी कि आम आदमी पार्टी वाले आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका जो है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का घेराव करने का प्रस्तावित कार्यक्रम था। उसी के मद्देनज़र आज ये सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस यहाँ चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी कि ये लोग जो है वहाँ उनके न आवास न उनके कार्यालय पे पहुँच सकें। सर यहाँ पर कोई फूट नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि कार्यक्रम हमारा पहले से ही शांतिपूर्ण से हम करना चाहते हैं। हमारे कुछ साथियों को पता नहीं था किसी कारणवश से, तो उनको थोड़ा ये लग रहा था कि कार्यक्रम क्या है। तो हम पहले भी कह चुके हैं हम कोई भी अराजकता नहीं चाहते हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से, ना तो हम अपने प्रदेश के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी अपने भाई हैं और कोई भी है, हम उनके साथ बिल्कुल भी शांतिपूर्ण तरीके से काम करना चाहते हैं, अपने प्रदेश को आगे ले जाना। ऋषिकेश पीजी कॉलेज के 2 एनसीसी कैडेट 26 जनवरी की परेड के लिए चयनित किए गए थे, जिसके बाद दोनों कैडेट्स ने परेड में शामिल होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया। एनसीसी कैडेट्स के परेड में शामिल होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दोनों एनसीसी कैडेट्स को प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हजार रुपए का चेक दिया। प्रोत्साहन राशि मिलने पर दोनों कैडेट काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इसी तरह से अगर कैडेट्स का प्रोत्साहन किया जाता रहा तो निश्चित तौर पर आगे भी कई कैडेट्स इस क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। सुरेंद्र कुमार एएनओ और ऋषिकेश कॉलेज, आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने हमारे कॉलेज को 1.5 लाख रुपए का चेक दिया है। साथ में दोनों एनसीसी कैडेट्स को 10-10 हजार रुपए का अलग से योगदान दिया है। कुल 1,70,000 रुपए का जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है अध्यक्ष साहब ने हमारे कॉलेज को दिया है और इससे हमारी एनसीसी बड़ी तीव्र गति से चलेगी, क्योंकि अब तक जो है हमारे कॉलेज से केवल 1 या 2 बच्चे आरडीसी में जाते थे। इस बार जो है हमारा टारगेट है कि कम से कम जो 5 और 10 जो है कॉलेज के बच्चे आरडीसी में जाएं और कॉलेज का और इस प्रदेश का और क्षेत्र का कॉलेज का नाम जो है बढ़ाएं। देखिए, हमारे एनसीसी के जो छात्र और छात्राएं हैं हमेशा जो दिल्ली में मुख्य परेड होती है 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस पर, वो यहाँ से जाके प्रतिभाग करते हैं। ये हमारे महाविद्यालय के लिए, हमारे लिए, मेरे व्यक्तिगत के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गौरव की बात है। उस समय मैंने एक बार घोषणा की थी कि उनको मैं 10-10 हजार रुपये दूंगा। आज उनको प्रदान किए हैं और पूरी एनसीसी यूनिट के लिए जो उनको छोटे-छोटे चीज़ों की आवश्यकता के लिए उनको परेशानी होती थी, एक 1.5 लाख रुपये का भी मैंने उनको ड्राफ्ट दिया। इस बार हम आरडी परेड के लिए चयनित किए गए और आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी ने हमें पुरस्कार दिया है 10-10 हजार रुपये नाम, और इसके रहते हम बच्चों को आगे मेहनत करने का और वो मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, हौसला अफजाई। ये सर ये हमेशा होने चाहिए ताकि बच्चों को आगे ये सब करने का मौका मिले और बच्चे। यूपी के बाद अब उत्तराखंड के बाजपुर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। सामने आने के बाद क्षेत्रों में हड़कंप मच गया। दरअसल मुंडिया गांव के निवासी राहुल को एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पर दुबई ले गया। 2019 की बात है। 2019 में वापस लौटने के बाद उसका रवैया मुस्लिम समाज के लोगों की तरह था। सिर्फ इतना ही नहीं, किरण पाल ने बताया कि उसका भाई राहुल मस्जिद में जाकर नमाज भी पढ़ने लगा था, साथ ही अपना नाम राहुल चंद्रा की जगह इस्लाम बताने लगा था। इसके बाद किरण पाल विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस समेत अन्य कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचा, जहां किरण पाल ने एसआई भगवान गिरी गोस्वामी को इसकी शिकायत दी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने नौकरी दिलाने के बहाने उसके भाई का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया है। वहीं इस मामले में सीओ वंदना से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, जिसके लिए टीम बनाई गई है। साथ ही कहा कि परिजन और युवक से मामले की जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी, मेरे भाई को विदेश का ढांचा दिया गया था और वो विदेश गया। उसके बाद घर आया। घर आने के बाद ये अजीब सी बातें करने लग गया, चोरी चोरी नमाज पढ़ने लग गया। और जब हमने समझाया काफ़ी तो ये नहीं माना। और ये जो हमारे पुराने गांव वाले लोग थे
नूरसैन पुत्र मुकम्मिल। हमने जब डराया इसको तो ये लोग बोले कि तू यहाँ पर आ जा, और उसकी माँ ने कहा कि ये हमारा बेटा है, तुम्हारा कुछ नहीं लगता है, इसने इस्लाम कबूल किया है। 1964 से विश्व हिंदू परिषद देश भर में धर्मांतरण का विरोध करता है। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसको मिटाकर इस देश के भीतर कहीं ना कहीं सामाजिक असंतुलन पैदा करने की नीयत से कुछ तथाकथित लोग धर्मांतरण के षड्यंत्र में लगे हैं, और उसका प्रमाण नोएडा से पिछले बीते 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ है। पूरे देश भर में वो काला चेहरा सबके सामने आया है जो काले कुकर्मी प्रयास में लगे हैं। हमारे पास से बाजपुर कोतवाली में एक तहरीर प्राप्त हुई है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि 2016 में उसके भाई को नौकरी का झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया है। जिस प्रकार का घटना वो बता रहा है, एक घटना संभवतः दुबई में और रामपुर उत्तर प्रदेश में होना लगती है। इस वक्त वर्तमान में जो पीड़ित व्यक्ति है वो यहाँ है भी नहीं, वो अभी रामपुर में रहना बताया जा रहा है। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मानसून को लेकर तैयार नहीं है। पिछले दिनों हुई बारिश से माल देवता में आए मलबे से हुए नुकसान से साफ हो गया है कि ठेकेदार की ओर से बनाई जा रही सड़कों के लिए पहाड़ को अनियोजित तरीके से काटा गया। वहीं मलबे को भी सड़क किनारे डंप किया गया है, जो बारिश के समय में आपदा का रूप ले रहा है और लोगों का जान माल का नुकसान भी हो रहा है। वहीं इस पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग आने वाली बरसात के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पूरी तरीके से मुस्तैद है। आई जो मलबा आया वो तो एक ट्रेलर है। इस सरकार ने 4 साल में सड़कों पर वैसे तो काम किया नहीं, लेकिन कुछ अपने चहेते बड़े ठेकेदारों को जो स्थानीय न होकर के बाहरी ठेकेदार हैं और जिन्होंने आकर के स्थानीय ठेकेदारों का हक मारा, वो उनकी पकड़ पहुंच और उनकी जो सरकार और विभाग के साथ मिली भगत थी, ये माल देवता की आपदा। हमारा आपदा प्रबंधन विभाग पूरे तरह से तैयार है। हमारे एसडीआरएफ के जवान बिल्कुल दुरुस्त हैं, जहाँ भी सूचना मिलती है वहाँ पहुँचने के तैयार है। और पहले तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगा कि इस बार तो बिना बरसात की आपदा आ गई थी, भगवान करे आपदा ना आए, और आएगी तो उसके लिए हम लोग। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू और डेंगू आइसोलेशन वार्ड के साथ अस्पताल की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं अस्पताल में कुछ खामियां मिलने पर सीएमएस को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपूर्वा पांडे का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इसके अलावा डेंगू को लेकर अस्पताल में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया ताकि डेंगू के किसी भी मरीज को कोई भी परेशानी ना हो। प्रशासन के द्वारा नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण किया जाना एक स्वाभाविक प्रोसेस है, तो आज उसी के क्रम में हम लोग आके यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें अस्पताल में चल रही हैं, आईसीयू में वर्क चल रहा है, उसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट को भी सेटअप करने की कार्यवाही चल रही है। गांव में सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थल की स्थापना को लेकर विवाद हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम को भी ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पथराव में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को भी चोटें आई हैं, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी जमकर लाठियां चलाई। सूचना मिलने पर रुड़की के एसडीएम पूरण सिंह राणा और मंगलौर के सीओ पंकज गेरोला मौके पर पहुंचे, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। गांव में सार्वजनिक तालाब है, खसा नंबर 113, तो उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा 5 दिन पहले रात में मूर्ति स्टैब्लिश कर दी गई है और मौके में मिट्टी भराव करके, तो इमीडिएटली अपने रेवेन्यू टीम के माध्यम से इसको चेक करवाया गया। तो उसमें एक टीम के माध्यम से रिपोर्ट पुटअप की गई कि जो खसा नंबर 113 है वो जोहड़ की भूमि है। तो जोहड़ का जितना भी नंबर है या नदी है या जो भी जलमग्न श्रेणी में जो लैंड है, उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा ये क्लियर डायरेक्शन है।
कोरोना महामारी के बीच जहां प्रशासन तमाम मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है, तो वहीं पर मुनाफाखोरी रोकने को लेकर भी व्यापक रूप से अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में रुड़की मंडी समिति के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई कि मंडी में कार्यरत समेत हर व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया जाए, साथ ही रेट लिस्ट लगाई जाए ताकि कोरोना के साथ साथ मुनाफाखोरों पर भी लगाम लगाया जा सके। वहीं रुड़की के एएसडीएम पूरण सिंह राणा ने बताया कि मंडी समिति के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि मंडी में काम करने वाले व्यापारियों से लेकर अन्य लोगों को कोविड वैक्सीन लगवाई जाए। जो व्यक्ति बिना वैक्सीन लगवाए मंडी में काम करता हुआ पाया गया, उस पर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, जैसे कि डीएम सर के डायरेक्शन है कि जो भी हमारा, क्योंकि मंडी में काफ़ी गैदरिंग रहता है मॉर्निंग टाइम में, और तो उसके रिगार्डिंग विजिट भी किया गया था और मंडी सचिव को डायरेक्शन भी दिए गए हैं कि एक तो मंडी में जितने भी लोग रहते हैं 18 to 45 प्लस अबव 45, एक तो उनका सभी का वैक्सीनेशन होना है। तो उसमें मोबाइल टीम्स को 1 से 2 बार भेजा भी जा चुका है। टनकपुर में मिशन जागरूकता अभियान संस्था ने प्रशासन, राजस्व, तहसील प्रशासन के अलावा अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम करने वालों को प्रमाण पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया कर्मियों के कार्यों की सराहना करते हुए उनका भी सम्मान किया गया। इस बीच जिस स्वर्गीय पत्रकार अशोक गुप्ता को 16 जून को सम्मानित कार्यक्रम में वो नजर अंदाज कर दिया गया था, आज उन्हें भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उनकी पत्नी और बेटी को दिया गया। इस संबंध में एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मिशन जागरूकता अभियान टनकपुर के द्वारा आज कोविड काल में अच्छा कार्य करने वाले विभिन्न लोगों का, जिसमें कि सरकारी विभागों से भी कई लोग थे और इसके अलावा जो हमारे विभिन्न सामाजिक संगठन हैं या प्राइवेट में या फिर कई व्यापार करने वाले जो लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कोविड काल में जो अच्छा लोग काम कर रहे हैं उनका उत्साहवर्धन किया जा सके। 16 तारीख को नगर पालिका के हॉल में हमने आदरणीय विधायक श्री कैलाशचंद गहतोड़ी जी के नेतृत्व में मुख्य अतिथि थे हुए लोगों को सम्मानित किया था। और हमारे सम्मानित की लिस्ट में लगभग 150 लोग थे, तो उसमें लगभग वहाँ 100 लोग करीब हमारे वहाँ पहुँच पाए थे, जिनको हमने वहाँ सम्मानित किया। और बारिश का टाइम था और भी कई व्यवस्था थी शहर से। टिहरी में कोविड वैक्सीनेशन अभियान में अब तेजी आई है और जिला अस्पताल बेराड़ी में भी 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जिससे जिला पंचायत वैक्सीनेशन केंद्र में लोड कम हुआ है। 18 साल से ऊपर की उम्र के लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने की समस्या को देखते हुए अब वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर 38 कर दी गई है और जिले में अब तक 45 साल से अधिक के करीब 1,14,412 लोगों को और 18 साल से अधिक उम्र वाले 5,180 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि वैक्सीन की कमी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ही सामान्य है क्योंकि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है और हम दोनों वैक्सीनेशन कर रहे हैं। 18 से 45 साल के वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, 45 साल ऊपर की भी वैक्सीनेशन कर रहे हैं। रामनगर से तेलीपुरा जा रही सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते दिनों भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया और राहगीरों ने उसे संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर सड़क की खराब हालत का जिम्मेदार भला कौन है, क्योंकि लगातार सड़क हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, शिकायतें की जा रही है, मगर शिकायतों के बावजूद अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। सारे गड्ढे ही गड्ढे हैं, बारिश भी आ चुकी है, मानसून जैसा कह रहे हैं कि बिफोर पहुंच गया है और लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगी है। जो एनुअल रिपेयर और सीजनल रिपेयर के मद होते हैं उसमें तक इसमें टल्ली तक नहीं लगाई गई है और रामनगर की अधिकांश। टनकपुर के बनबसा से 1 लाख से ज्यादा रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग की गिरफ्तारी हरियाणा के नूंह जिले से की गई है। आपको बता दें कि बनबसा थाने में साइबर ठगी का ये जो मामला है वो दर्ज था, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेश पर एक टीम गठित की गई, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं सीओ अविनाश वर्मा ने बताया कि पुलिस की एक टीम को हरियाणा और यूपी भेजा गया था। फिलहाल पुलिस आगामी जांच में जुट गई है। ये थाना बनबसा क्षेत्रांतर्गत मामला है,
जिसमें सारी ठगी से संबंधित FIR दर्ज की गई थी और जिसमें हमने टेक्निकल जानकारी इकट्ठा करने के बाद क्लियर हुआ था कि इसमें जो अपराध करने वाला है उत्तर प्रदेश और हरियाणा का रहने वाला है। इसके लिए हमारी टीम गठित करके भेजा गया था, जिसमें गोविंद बिस्ती और अन्य दो। खटीमा के सुजिया महोलिया गांव में घर के बाहर खेत में घास काट रही बुजुर्ग महिला पर मगरमच्छ ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिसके चलते महिला बुरी तरह से घायल हो गई है। विवेक अग्रवाल का कहना है कि महिला के शरीर पर मगरमच्छ के दांत के निशान हैं, जिसके बाद महिला की सर्जरी कर उसके घाव को भर दिया गया है। फिलहाल महिला खतरे से बाहर है। मगरमच्छ के हमले से दोनों हाथों में काफ़ी चोट आई थी। दाहिने और बाइने हाथ में काफ़ी स्किन का लॉस हो गया था और एक उंगली भी कट चुकी थी और दोनों पैरों में भी दांतों के निशान थे काफ़ी गहरे कटे हुए और इन सभी को साफ मेरे प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक महिला मगरमच्छ के द्वारा घायल की गई है, जिनके द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई है इस रेंज कार्यालय में और ये घटना सुजिया मोहलिया की बताई जा रही है, ये तहसील खटीमा के अंतर्गत। तो अभी लगातार बरसात में मगरमच्छ निकल रहे हैं इसमें। हाँ, ये क्षेत्र अधिकांश। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।